हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। और जो मुहिम हमने शुरू की है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को अपने YouTube वीडियो द्वारा खत्म करने की, उस पे ही हम आगे बढ़ेंगे। और अभी तक हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात कर रहे थे, ठीक है। और अभी तक हम मिश्र बंधु तक पहुंचे थे, जहां पे हमने बताया था कि कैसे ग्रियर्सन ने जब अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का एक, जिसे कहते हैं, तर्कपूर्ण इतिहास लिखा, उसका थोड़ा बेटर वर्जन हमें मिश्र बंधु के इतिहास में दिखता है। अब हम जिनकी बात करने वाले हैं आज से, वास्तविक अर्थों में कहें तो ये वे लोग थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को वास्तविक स्वरूप दिया। आज हम मुख्यतः बात करेंगे आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उनके बीच का जो द्वंद्व था उसकी भी बात करेंगे। बीच में आए कुछ एकाध साहित्यकारों की बात करेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य को, जैसे राम कुमार वर्मा जी हैं, तो उन्होंने हिंदी साहित्य को क्या, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को क्या नया मोड़ दिया, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। बात की जाए आचार्य शुक्ल की, तो मुझे लगता है कि अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू करेंगे और हिंदी साहित्य को जब खत्म करेंगे, हर कोण पे, हर दृष्टिकोण पे, हर कोने पे, हर मोड़ पे आपको आचार्य शुक्ल दिखेंगे, अपने किसी न किसी विचार के साथ, अपने किसी न किसी बयान के साथ। और इस बात को तय मान लीजिए कि आचार्य शुक्ल जी या आचार्य द्विवेदी जी जैसे महनीय लोग, या डॉक्टर नागेंद्र की बात कर ली जाए, तो ऐसे महनीय लोग जब अपनी टिप्पणी किसी साहित्य में देते हैं ना, साहित्य से जुड़े किसी विचार पे देते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब इनकी टिप्पणियां इतनी महत्वपूर्ण है, तो इनके द्वारा किया गया काल विभाजन या नामकरण या हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कितना महत्वपूर्ण होगा, उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जब हम ये मेरे ख्याल से इस सीरीज में देखेंगे तो शायद 8वां या 9वां वीडियो होगा। प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको और वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे हमने पाठ्यक्रम की चर्चा की है, बुक्स की चर्चा की है, कैसे तैयार की जाए स्ट्रेटजी की चर्चा की है, फिर हमारा सिलेबस शुरू हुआ है, ठीक है। तो बात की जाए अगर, तो उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, 27 मई से हमारा बैच शुरू हो रहा है हिंदी साहित्य का, ठीक है, हिंदी साहित्य का। और अगर आप यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और आप वैकल्पिक विषय को लेकर कंफ्यूज हैं, या अगर आप हिंदी साहित्य को लेना चाहते हैं, तो एक चीज मैं बता दूं कि सबसे सरल, सहज, छोटा और अंकदायी विषय है हिंदी साहित्य। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 27 मई से हमारा जो बैच शुरू हो रहा है उससे जुड़ जाइए। विकास लाइव कोड का प्रयोग आप कर लीजिएगा, ठीक है। विकास लाइव कोड जो है, इसका प्रयोग करके अगर आप जुड़ेंगे तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे ही प्राप्त होगा। तो इस कोड का प्रयोग करना ना भूलें, ठीक है। दूसरी बात क्या कि हमने टारगेट किया है कि कम से कम 300 प्लस मार्क्स को हम टारगेट रखेंगे अपना, जहां पे हम बाकायदा, जिसे कहते हैं ना कि फोकस्ड वे में, ठीक है, केंद्रित, सुकेंद्रित तरीके से हम इस सिलेबस को आगे ले जाएंगे, ठीक है। आपको क्लास की जो यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या जो नोट्स होती हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। हैंड रिटेन नोट्स जो योग्य कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो हिंदी लिटरेचर में अच्छा खासा मकाम हासिल कर चुके हैं, वे कंटेंट क्रिएटर्स हैंड रिटेन नोट्स आपको देंगे। हर सेक्शन के खत्म होने के बाद आपको एक क्रक्स मिलेगा, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ क्रक्स रहेगा। हर सेक्शन के खत्म होने के बाद टेस्ट सीरीज रहेगी, ठीक है, जिसको मेरी निगरानी में जो योग्य कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया रहेगा। वो आपको हर सेक्शन खत्म होने के बाद मिलेंगे। लगभग 12 टेस्ट रहेंगे, जिसमें से 8 सेक्शनल रहेंगे और 4 फुल टाइम टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, माफ कीजिएगा। और साथ में हर सेक्शन के खत्म होने के बाद ना उनके PYQs को भी मैं डिस्कस करूंगा। 1 to 1 आपकी वर्तनी, आपके उत्तर सबको दुरुस्त कराऊंगा, जो मेल के द्वारा हम जुड़ते हैं। बाकी वीडियो में हम डेली 1 to 1 मिलेंगे, आपकी शंकाओं का नित्य प्रति समाधान होता रहेगा। तो 27 मई से ये बैच शुरू हो रहा है, देर नहीं करना है, आप जुड़ जाइए। विकास लाइव कोड का प्रयोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात कर रहे थे और बात करते हैं हम सबसे, जिसे कहते हैं कि प्रमुख इतिहास ग्रंथ की, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल ने इसे लिखा था और वास्तविकता देखा जाए तो ये साहित्य इतिहास लेखन के तौर पे किताब को नहीं लिखा था। किसी किताब के प्राकथन में उन्होंने कुछ चीजें लिखी, वो इतनी ज्यादा गंभीर और इतनी ज्यादा ज्ञानवती थी कि उनको अलग से किताब के रूप में पब्लिश करना पड़ा।
तो आचार्य शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगर आपने नागरी प्रचारिणी सभा का नाम सुना हो तो एक किताब आप सुने होंगे, हिंदी शब्द सागर। उसका जो जिसे कहते हैं ना कि प्राकथन लिखा था, उसका एक प्राकथन के तौर पे इन्होंने इसे लिखा, ठीक है। जो एक वो एडिटर नोट होता है ना कि ये किताब क्यों है, क्या सारी चीजें हैं, वही लिखा था। पर वो इतना व्यवस्थित और इतना बेहतरीन था कि हिंदी साहित्य के प्रामाणिक इतिहास लेखन में एक किताब के रूप में उसको अलग से जगह मिली। ये बहुत खास बात थी, ठीक है। बात की जाए इसके बाद की तो प्रकाशक नागरी प्रचारिणी सभा काशी, और एक कहानी करूंगा मैं नागरी प्रचारिणी सभा की, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, 3 दोस्तों की कहानी है। मैं पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था, इसको जरूर करूंगा क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इस संस्था के योगदान को आप नहीं भुला सकते, ठीक है। जब मिश्र बंधु की बात करेंगे, ग्रियर्सन की बात करेंगे, आप शुक्ल जी की बात करेंगे, कहीं ना कहीं आगे या पीछे इनका रोल इंपॉर्टेंट आपको दिखता जाएगा, नागरी प्रचारिणी सभा, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की तो प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी दृष्टिकोण का इन्होंने पालन किया अपने इतिहास लेखन में। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण क्या होता है? प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण क्या होता है कि जब आप किसी विशेष समय में साहित्य को जब आप पढ़ते हैं तो उस समय की जो युगीन परिस्थितियां होती हैं, उस समय जो आपको परिस्थितियां दिखती हैं, उसके आधार पर जब आप साहित्य लिखते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि आपने 100 साल का कोई कालक्रम लिया, उस कालक्रम में जो जो चीजें आपको स्पेशल लगी, उन चीजों को या उन चीजों के आधार पे आपने जब इतिहास लिखा तो इसे प्रत्यक्षवादी इतिहास कहा गया। इसे क्या कहा गया? प्रत्यक्षवादी इतिहास कहा गया। और हम बाद में देखेंगे कि जब आचार्य द्विवेदी अपना मत रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्षवादी इतिहास को एक जैसे काउंटर मिलता है। फिर हम वहां पे भी देखेंगे कि उसका काउंटर क्या है, द्विवेदी जी ने क्या बात रखी। खैर, प्रत्यक्षवादी यही है। जैसे इसका एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे जो हम पहला आदिकाल पढ़ते हैं, जब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जो पहला काल पढ़ते हैं, आदिकाल पढ़ते हैं, अगर आचार्य शुक्ल जी की बात मानी जाए तो उन्होंने से वीरगाथा काल का, क्योंकि प्रत्यक्षता उसमें वीरता परक बहुत सारे काव्य थे, लेकिन उसमें सिर्फ वीरता परक काव्य नहीं लिखे गए थे, उसमें कुछ काव्य धर्म से जुड़े भी थे। लेकिन चूंकि उन्होंने धर्म वाले बातों को नकार ही दिया था तो उसे वीरगाथा काल को पढ़ा। तो इसको कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष दिखे उसको प्रत्यक्ष लिख देना, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। हम इसको और विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम युगीन परिस्थितियों की बात करेंगे, अभी आगे आएगा वो, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के वास्तविक कर्णधार कहे जाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, और मेरे कहने से परे वो जितनी उनकी महानता है वो किसी से छुपी नहीं है। तो जब हम आचार्य शुक्ल की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में उनके अवदान को याद रखना होगा। उनका योगदान बहुत ज्यादा था, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की तो हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रचित इतिहास है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों है, हम बात करेंगे जब हम इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के काउंटर में रख के देखेंगे। एक तरीका मैं आपको बताऊं, वैज्ञानिक इसलिए भी इसको कहना उचित होगा, ए कि बहुत वेल रिसर्च था, ठीक है। बी, कालक्रम या वर्णक्रम वाली जो अशुद्धियां थी वो नहीं थी, कालक्रम के हिसाब से, और बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च जो कवि थे उनको जिसे कहते हैं कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज किया गया, और हर काल की विशेषताओं पे विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान किसी भी चीज की सिस्टमेटिक नॉलेज को, ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से ही चीजों को रखा, और हर चीजों के पीछे विधिवत रिसर्च था। ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं से उठा के रख दिया, प्रॉपर रिसर्च करके, ठीक है, प्रॉपर अनुसंधान करके उसे लिखा था, ठीक है। प्रारंभ में नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया था। जो प्राकथन शुरुआत में लिखते हैं ना, भूमिका के रूप में, उसमें उन्होंने प्रकाशित किया था। पर आप खुद सोचो कि आप एक बहुत किसे कहते हैं, बहुत बड़ी और बहुत स्पेशल मूवी में आप छोटा सा कोई कैमियो करो और वो कैमियो ही इतना ज्यादा फेमस हो जाए, ठीक है, कि उसको ही मूवी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, कितनी बड़ी बात है। अब आचार्य शुक्ल जी जैसे अगर महनी विद्वान जुड़े होंगे तो निश्चित तौर पे ऐसे हर कैमियो को मूवी बना दिया जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, मतलब ये हालांकि थोड़ी सी आप कह सकते हो हल्की बात है, पर कहनी इसलिए जरूरी है कि आप समझ जाओ। एक मूवी आई थी रन करके,
उसमें एक किरदार विजय राज का है जो बहुत फेमस होता है। विजय राज उस मूवी को नहीं करने वाले थे, लेकिन विजय राज उस मूवी को करते हैं। उन्होंने जब डायरेक्टर आए तो उन्होंने बहुत प्राइस बोल दिया कि मना कर देगा, पर उन्होंने मना नहीं किया। वो मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन जो किरदार सबसे बड़ा हिट हुआ, और हम लोग सिर्फ उस किरदार के जो कटिंग वीडियोस होते हैं उसको ही बार बार देखते हैं। रन मूवी को शायद ही किसी ने पूरा देखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने उसको, वो कटिंग पार्ट जो विजय राज का है उसको ही देखा और उसी हिसाब से मूवी को समझा। यही खास बात है। हालांकि मैंने विजय राज या उनके किरदार को, एक अच्छे अभिनेता है, उस तरीके की बातों को शायद इससे नहीं जोड़ना उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन उदाहरण आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हिंदी शब्द सागर बहुत महनीय ग्रंथ, लेकिन उसमें इतने योग्य व्यक्ति ने भूमिका इतने अच्छे तरीके से लिखी कि उस भूमिका को ही किताब बना दिया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का। ठीक है, परिवर्धित संस्करण 1940 में प्रकाशित, जिसका परिवर्धित और बेटर, जो जिसे कहते हैं कि प्रॉपर किताब के रूप में जो संस्कृत संस्करण निकला, वो 1940 में प्रकाशित हुआ इसका। ठीक है, और इसमें 1000 हिंदी के कवियों का वर्णन है। हमने अभी जब लास्ट जो मिश्र बंधु विनोद की बात की थी तो लगभग 5000 कवियों का वर्णन था। इसमें उन्होंने 1000 कवियों को रखा, और उन कवियों को रखा जो वास्तविकता में रखे जाने योग्य थे। छोटे मोटे बहुत सारे कवि ऐसे भी थे जो इन्होंने एक कविता रखी चले गए, उनको भी मिश्र बंधु ने उसमें डाल दिया था। तो ऐसे कवियों को उन्होंने थोड़ा सा साइड कर दिया, उन 1000 मुख्य कवियों को रखा जिनको वास्तविकता में वहां पे रखा जाना चाहिए था। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की, तो हिंदी के विकास में विशेष योगदान देने वाले क्या कहते हैं, ये कवि हैं निश्चित तौर पे। बार बार इस बात को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, बात जो है वो इसकी बात की है कि इन्होंने एक सेंटेंस बोला था, जो वाक्य था इनका, छपा भी था उसमें। उस वाक्य को अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किस प्रकार इन्होंने अपना वैज्ञानिक और तार्किक दिमाग, या तार्किक जो जिसे कहते हैं निचोड़ प्रस्तुत किया। क्या कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इस लाइन को, कि चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। याद कीजिए, जब मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को शुरू किया था तो पहले इतिहास की बात की थी, फिर मैंने इस परिभाषा को वहां पर समझाया हुआ था। ठीक है, संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक व धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक व धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये आचार्य राम शुक्ल ने 1929 में अपने उसी जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसमें लिखा था। तो देखिए, बहुत सारी बातों को वो कह गए, जैसे जो अंतिम पॉइंट, ये वाली बातों को तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन लास्ट की जो लाइन है उसको पढ़िए कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक व धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। कितनी जिसे कहते हैं सरल लेकिन गूढ़ लाइन है। क्यों? आप आदिकाल की बात कर लीजिए, आप भक्ति काल की बात कर लीजिए, रीति काल की बात कर लीजिए, जैसा वहां पे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक दृष्टिकोण हो रहा होगा, वैसे ही साहित्य सृजित हुए होंगे। बहुत अच्छा उदाहरण है इसका रीतिकाल। रीतिकाल में पूरा दरबारी माहौल था, दरबारी काव्य लिखे गए। भक्ति काल में भक्ति वाला माहौल था। भक्ति दोनों तरीके की थी। जो थोड़ा सा डरा हुआ भक्त था, ठीक है, जिन्होंने अपनी, लगा कि कहीं हमारे जो संस्कृति है, हमारे सांप्रदायिक जो गतिविधियां हैं, इन पे रोक न लग जाए, तो उसके प्रतिकार में जो उन्होंने अपने धर्म को और आगे करना, अपने धर्म की बातें करनी शुरू की, वैसा साहित्य भी है। और वैसा साहित्य भी जब उन्हें लगा कि नहीं, ये भी हमारे भाई हैं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं, और गंगा जमुनी तहजीब से एक साहित्य निकला, वैसा साहित्य भी है। वहां पर वो साहित्य भी कि कुछ लोग थे जिन्होंने कहा ये धर्म वगैरह के जो प्रोपेगेंडा है, हमको इसमें नहीं फंसना है, धर्म वगैरह की बात नहीं, हमको वास्तविकता में ज्ञान की बात करनी है और तर्क की बात करनी है। तो वैसा साहित्य भी हमको दिखा। तो हर तरीके के साहित्य दिखा, उसी को बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आपको याद कर जाना होगा एक साहित्य के अभ्यर्थी के तौर पे। याद कर जाइएगा, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में तो कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन भी वर्णित है, साहित्यिक मूल्यांकन भी उन्होंने किया हुआ है। देखिए, एक जब हम मिश्र बंधु विनोद की बात करते हैं तो जो इसके पहले जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वहां पे कवियों का वर्णन भी है, उनका जो बैकग्राउंड है वो भी दिया हुआ है। यहां पे उससे बेटर चीज दी गई है, हर कवि का इन्होंने साहित्यिक मूल्यांकन किया है कि किसका अवदान कितना ज्यादा है। इनके साहित्यिक मूल्यांकन पे आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन साहित्यिक मूल्यांकन किया जाना अपने आप में बड़ी बात है। प्रश्न क्यों उठा सकते हैं भाई? इन्होंने कबीर को एकदम साइडलाइन कर दिया। कबीर को, चूंकि जो मुक्तक लिखते थे, उन्होंने युगीन परंपराओं में देखा ही नहीं कहीं पे। ठीक है, ये युगीन परंपराएं वगैरह क्या होती है भी आएंगी, तो
आराम से देखिए वीडियो, मैं समझाऊंगा कि यूनियन परंपराएं क्या हैं। तो उन्होंने कबीर जैसे जो कवियों थे एकदम साइडलाइन कर दिया। तुलसी उनके लिए बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन सिद्धनाथ कहीं नहीं ठहरते थे। तो इस तरीके की बातें आती हैं, लेकिन इससे ये बात नहीं छोटी हो जाती कि इन्होंने कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन किया अपनी जो क्षमता थी उस आधार पर। ठीक है, काल विभाग के अंतर्गत 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया। क्या था? पहला था वीर गाथा काल, ठीक है, 1050 से 1350, ये विक्रमी संवत है, ध्यान रखिएगा विक्रमी संवत है। तो आप इसमें से 57 जो है 57 ईयर जो है वो आप इसमें से क्या बताएंगे? इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि 57 साल जोड़ते हैं या घटाते हैं ईस्वी में लाने के लिए। ये आपका होमवर्क है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो एक तो उन्होंने 1050 से 1350 संवत किया। दूसरा उन्होंने अगला क्या किया? भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत किया। अगला उन्होंने रीति काल के नाम से 1700 से 1900 विक्रमी संवत किया। और उसके बाद गद्य काल, या इसको गद्य काल लिखा है, कई जगह अगर आप देखेंगे तो इसको आधुनिक काल भी दिखता है। दोनों ही दिखते हैं और दोनों का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। तो 1900 से लेकर 1984 किया। ठीक है, तो आप देखो ये इन्होंने सारे पहली बात तो विक्रमी संवत में किए। ठीक है, विक्रमी संवत में किए। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि बहुत ज्यादा आई डोंट नो क्यों, लेकिन वर्षों को लेके बहुत स्पेसिफिक थे। जैसे आप जब द्विवेदी जी को पढ़ेंगे तो उन्होंने एकदम क्लियर कट की 1000 से 1400, 1400 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अद्यतन, ये उन्होंने प्रॉपर किया। और वास्तविकता में हम उसको ही फॉलो करते हैं, लेकिन इनका जो डिवीजन था कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक था, जो इस बात को भी बताता है कि रैंडम नहीं कर दिया था, रिसर्च की थी, अनुसंधान किया था, और अनुसंधान के बाद ये कालक्रम ये लेके आते हैं। ठीक है, बाद में तो हम नामकरण और तमाम विषयों पे बात करेंगे ही। ठीक है, संपूर्ण भक्ति काल निर्गुण सगुण में, तदुपरांत, जैसे मैं इसको बता देता हूं अगर आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो इन्होंने क्या किया था, अगर इनके आप डिवीजन को देखेंगे तो इन्होंने क्या किया था कि जैसे जो भक्ति काल है, अब ये देखो कितना अच्छा डिवीजन है, और हम लोग फाइनली जो भक्ति काल को पढ़ते हैं उसको भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। क्या भक्ति काल को इन्होंने क्या किया था? भक्ति काल को, ठीक है, भक्ति काल को पहले उन्होंने निर्गुण और सगुण में डिफाइन किया। फिर निर्गुण प्रेमाश्रयी, जिसे हम सूफी काव्य धारा कहते हैं, और निर्गुण ज्ञानाश्रयी, जिसे हम संत काव्य धारा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से सगुण को उन्होंने राम भक्ति धारा एवं कृष्ण भक्ति धारा में, इन दो धाराओं में इनको उन्होंने बदल दिया। अब जैसे अब प्रेमाश्रय की बात करें तो जायसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कबीरदास को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तुलसीदास को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और सूरदास और मीरा वगैरह हो गए, इनको हम कृष्ण भक्ति में पढ़ते हैं। तो ये इतना क्लियर कट है ना कि आप एक बार भक्ति काल का डिवीजन को देख लेंगे तो आप कवि को सुन के बता देंगे कि वो किस बाब में आएंगे। यहाँ पे अगर कबीर आ रहे हैं तो यहाँ पे रैदास आएंगे, यहाँ पे जायसी आ रहे हैं तो कौन आ जाएंगे? मंजन को, तो मंजन की भी बात आप कर लो, राम भक्ति कृष्ण भक्ति भी ऐसे ही है। तो चीजें बड़ी क्लियर है, इनकी स्पष्ट है, द्वैध नहीं है, द्वंद्व नहीं है। और जितने ये खुद क्लियर थे उतना ही क्लियर उन्होंने वहां पे इतिहास भी लिखा। ठीक है, तो जब मैं यहां बात कर रहा था तो क्या यहां पे था कि निर्गुण ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय में था, सगुण राम भक्ति कृष्ण भक्ति शाखाओं में विभक्त किया, और ये बहुत बड़ा डिवीजन था। इनके बाद या इनसे पहले किसी भी कवि ने इतना स्पष्ट डिवीजन नहीं किया हुआ था। मतलब सोच रहा हूं कि डिटेल में भी जाके एकदम ऐसा कि एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में हो जाए, बिल्कुल वैसा। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की तो अब ये एक और है बीच में, अभी हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे आचार्य शुक्ला का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। द्विवेदी जी और शुक्ल जी के बीच में रामकुमार वर्मा जी आते हैं। ठीक है, और वो 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि केवल आदिकाल में भक्ति काल वर्णित किया। ठीक है, यहां से क्योंकि इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी तो आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए थे, तो 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का इतिहास ही वर्णित है, शेष भाग में नहीं लिख पाए। ठीक है, और अपभ्रंश के पहले कवि इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। तो स्वयंभू है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पुष्पदंत की बात की थी, तो कुछ लोगों ने पुष्पदंत को माना, किसी ने स्वयंभू को माना, किसी ने सरहपा को माना, सारे नाम है। उस पर भी हम एक बार लेक्चर करेंगे कि शुरुआत कहां से मानी जाए और किस कवि से मानी जाए। ठीक है, बात की जाए इसके आगे की तो इन्हीं का ही आलोचनात्मक इतिहास में इन्होंने इनका जो संपूर्ण ग्रंथ है ये 7 प्रकरणों में बांटा था। संधिकाल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो
कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि इनका जो संधि काल और चारण काल था ये आदिकाल का द्योतक है, और भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य ये भक्ति काल का द्योतक है। सॉरी, ये आदिकाल का, ये भक्ति काल का द्योतक है। और भक्ति काल में भी इन्होंने देखो ना कि प्रेम काव्य आप कहीं ना कहीं सूफी को मान सकते हो, राम काव्य जो राम भक्ति धारा, कृष्ण काव्य कृष्ण भक्ति धारा, और कहीं कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि कबीर या रैदास इनको लिखना मिस कर गए थे। ठीक है, यद्यपि चूंकि हम लोग इस बात को पहले ही जान चुके हैं कि ये आगे का नहीं लिख पाए, हो सकता है इनके प्लान में हो, इनके फोल्डर में हो, लेकिन हो सकता है आगे ना हो पाया हो। बट निश्चित तौर पर जब आलोचनात्मक इतिहास कहते हैं तो कुछ ऐसे बिंदुओं को इन्होंने रेखांकित किया जो बाद में आज के अद्यतन इतिहास में हम उसे पढ़ते हैं। बहुत जगहों पे इन्होंने शुक्ल जी को कोट किया या शुक्ल जी को क्लियर किया कि, या शुक्ल जी के जो स्टैंड थे उससे अलग स्टैंड लिया। ठीक है, तो उसको कभी समय रहेगा तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास लिखिए, ठीक है, तो उसमें राम कुमार वर्मा जी को मेंशन जरूर दीजिए। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी को मेंशन जरूर दीजिए, क्योंकि पहले एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने इसका आलोचनात्मक पहलू अपनी पुस्तक में लिखा। ठीक है, शुक्ल जी के वर्गीकरण का अनुसरण किया, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य तथा सगुण निर्गुण प्रेमाश्रय को सूफी काव्य नाम दिया। ठीक है, ये सारी बातें इन्होंने खैर फॉलो की थी। खैर इसके आगे की जो बात है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको बात की है। जो बात है इसके बाद की कि अपभ्रंश साहित्य को संधि काल के अंतर्गत वर्णित किया। तो अपभ्रंश साहित्य की बात करना, ठीक है, अपभ्रंश साहित्य की बात करना कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि सिर्फ आलोचना की दृष्टि से या किसी विशेष दृष्टि से नहीं, इन्होंने संपूर्ण या समग्रतावादी दृष्टि से इतिहास लिखा था। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी ने। अब आते हैं ये 3 किताबें। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। इन 3 किताबों के रचनाकार कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। तीनों में साहित्य के इतिहास को अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों को, अलग अलग टॉपिक लेके इन्होंने लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की खास बात क्या थी कि शुक्ल जी की बहुत सारी बातों को उन्होंने काउंटर किया। उनकी बहुत सारी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेन और हटसन का जो कॉन्सेप्ट था ना कि तेन की बातों को हटसन ने काउंटर किया, वैसे ही शुक्ल जी की बातों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काउंटर किया। और ऐसा मानना भी होता है कि इनके 2 धड़े थे, और बीएचयू से, चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बीएचयू के ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो कहीं उनका विरोध था इनके खिलाफ में, फिर उनको हटा दिया गया द्विवेदी जी को। फिर ये चंडीगढ़ चले गए, फिर वहां पर उन्होंने कुटच लिखा। एक उसकी प्रॉपर हिस्ट्री है, उसमें कभी बात की जाएगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य के उद्भव विकास और हिंदी साहित्य के आदिकाल नाम से 3 ग्रंथ लिखे, और तीनों अपने आप में अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये परम ग्रंथ होने चाहिए आपके लिए। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को वर्णित किया। ठीक है, तीनों साहित्य इतिहास की दृष्टि से उल्लेख है, और तीनों में हिंदी साहित्य के अलग अलग बिंदुओं पर विचार किया गया है, जो खास बात है। ये नहीं कि एक किताब लिखी और उसमें सबको डाल दिया, नहीं, 3 किताबें स्पेसिफिक, आपको अगर स्पेसिफिकली कोई चीज पढ़नी है तो आप कहां पर जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आदिकाल के स्वरूप का निर्धारण किया, और निश्चित तौर पे आदिकाल का जो स्वरूप हम देखते हैं जिसमें सिद्ध और नाथ कवि भी आते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्योंकि जो शुक्ल जी का इतिहास लेखन था उसमें आदिकाल और जो नाथ सिद्ध और नाथ जो साहित्य था वो मिसिंग था, क्योंकि उन्होंने धार्मिक साहित्य कह दिया था। इस पे इनका क्या काउंटर था अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आदिकाल के स्वरूप को निर्धारित किया और भक्ति काल के पृष्ठभूमि का स्पष्टीकरण किया। ये बहुत बड़ा रोल है। ये दोनों बड़े कारण हैं, अभी आप समझेंगे जब हम द्वंद्व को देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि क्यों मैंने उसको अपने स्लाइड में जगह दी। ठीक है, और उसके अलावा क्या, अपभ्रंश काव्य परंपरा का वर्णन किया। तो जिस बात को राम कुमार वर्मा जी ने अपनी किताबों में मेंशन किया था, उसी बात की, उसी चर्चा को ये आगे लेके आए जो अपभ्रंश से जुड़ी हुई थी। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की, तो अब जो प्रमुख बात है, आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी के का द्वंद्व था, जो तेन और हटसन के द्वंद्व के साथ देखा जाता है, हम उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक मिनट। क्या है पहली बात, युगीनता बराम परंपरा। आचार्य शुक्ल ने ना युगीनता पे ज्यादा जोर दिया, युगीन प्रवृत्तियों पे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने परंपरा को नहीं देखा। परंपरा क्या कहती है? युगीनता कहती है जब प्रत्यक्ष देखो, परंपरा कहती है अप्रत्यक्ष और अपरोक्ष चीजों को भी देखो। क्या मतलब कि जब आचार्य शुक्ल ने मान लीजिए कोई 300 साल लिए, उस 300 साल में जो चीजें लिखी गई उसी हिसाब से उनको कोडिफाई कर दिया। आचार्य द्विवेदी ने जो परंपरा की बात की, उन्होंने देखा कि इससे पहले कैसा लिखा जा रहा था, अच्छा इसके बाद क्या लिखा जा रहा था, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन को भी स्थापित किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो उन्होंने बाकायदा करेक्शन स्थापित किया वहां पे। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की, तो वैज्ञानिकता बनाम समग्रता।
वैज्ञानिकता बनाम समग्रता का बात यह है कि आचार्य शुक्ल जी का मानना था कि अगर किसी काल में कोई विशेष गुण ज्यादा पाया जाता है तो उस आधार पे उस काल का नामकरण या वर्गीकरण किया जाना ज्यादा जरूरी है। आचार्य द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मान लो कि किसी सेना में, ठीक है, किसी सेना में कोई विशेष प्रकार के लोग ज्यादा हैं और उस नाम से सेना का अगर नाम रख दोगे तो सेना में फूट पड़ जाएगी। सेम साहित्य के साथ में उन्होंने बोला नहीं, हमको समग्र रूप से सबको लेकर चलना पड़ेगा। किसी का योगदान अगर 100 में से 10 का है और किसी में 100 में से 40 का है, तो फिर भी हमको अगर एक टीम लेके चलनी है, एक समग्र रूप देखना है, तो समग्रता से भी देखना होगा। और यह बात यहां पे काउंटर करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको। फिर आता है प्रबंध काव्य बना मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य बना मुक्तक काव्य क्या है? प्रबंध बना मुक्तक को अगर आप समझना है तो आप कुछ यूं समझिए कि अगर आपके पास कोई कहानी है, एक विस्तृत कहानी है, ठीक है, उस कहानी में आपने उस कहानी को छोटे छोटे काव्य पदों में तोड़ा, मतलब वो काव्य पद जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी कहानी भी बढ़ती जा रही है और एक कहानी समग्र रूप से उस काव्य को लिए हुए है, ठीक है, तो उसको प्रबंध काव्य कहा जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी कविता या काव्य लिखा जहां पे हर कविता अपने आप में नई है, उसके बाद अगला नया, उसके बाद अगला नया, या मान लीजिए आप दोहे लिख रहे हैं तो आपके हर दोहे अपने आप में अलग है, मुक्त है एक दूसरे से, तो उन्हें मुक्तक कहा जाएगा। और जहां पे एक समग्र कहानी या स्टोरी लिए आगे बढ़ते हैं उन्हें प्रबंध काव्य कहा जाएगा। तो जो शुक्ल जी थे वे प्रबंध काव्यों को ही बेसिकली काव्य ज्यादा मानते थे, इसीलिए उन्होंने कबीर के जो मुक्तक थे उनको बेसिकली काव्य नहीं माना। खैर, वो कबीर की जो प्रवृत्ति थी उसको पहचानने में भी नाकाम रहे थे। और जब द्विवेदी जी आते हैं तो कहते हैं मुक्तकों को भी क्यों नहीं आप वैल्यू देते हैं भाई, जब बाद में रीतिकाल की बात करेंगे तो मुक्तक पे मुक्तक, मुक्तक पे मुक्तक आपको मिल रहा है वहां पे। अगर आप रामचंद्रिका को अलग कर दें तो मोस्टली जो रीतिकालीन कवि थे, जैसे आप बिहारी की बात कर लें, ठीक है, ये जितने भी कवि थे इन कवियों ने मुक्तकों को बहुत प्रयोग किया, तो ऐसे तो आप एक काल को ही जीरो कर देंगे। इसलिए इनका प्रबंध और इनका मुक्तक दोनों का जो डिबेट था बहुत लंबा चला। अगला है सांप्रदायिकता बनाम सिद्धनाथ परंपरा। आचार्य शुक्ल ने कहा कि जो सिद्धनाथ साहित्य है उसे आदिकाल या प्रारंभिक काल या वीरगाथा काल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये धार्मिक साहित्य है, ये अपने संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं। इस पे द्विवेदी जी का तर्क था कि अगर ये अपने संप्रदाय का प्रचार है तो फिर तुलसीदास क्या कर रहे हैं, तो फिर सूरदास क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पे ये भी भक्त साहित्य ही तो लिख रहे हैं, ये भी तो अपने संप्रदाय का ही प्रचार कर रहे हैं, अपने संप्रदाय के जो देव हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ संप्रदाय के चक्कर में किसी साहित्य को बाहर रख रहे हैं तो ये उसके साथ न्याय नहीं है। हमें संपूर्ण रूप से देख के चलना पड़ेगा कि अगर एक जगह हम संप्रदाय से जुड़े साहित्य को जगह दे रहे हैं तो दूसरी जगह भी संप्रदाय से जुड़े साहित्य को हमें जगह देनी पड़ेगी, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की तो भक्ति काल के उद्गम पे मत क्या है। अब म्लेच्छवाहिनी बनाम नैनार अलवार, अब यहां पे फिर से देखिए शुक्ल जी का थोड़ा सा शॉर्टकमिंग एक आ जाती है कि शुक्ल जी ने युगीन प्रवृत्ति को जब देखा तो भक्ति काल का एक डिबेट होता है कि भक्ति काल या जो भक्ति आंदोलन है ये कहां से शुरू हुआ। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि चूंकि उस समय इस्लामिक आक्रांता थे भारत में, इस्लाम अपना रूप विशाल कर रहा था, तो लोगों ने डर के कारण उसका विरोध करने का शुरू किया और उन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किया। ये और उन्होंने वही जो क्या कहते हैं जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे उनको ही उन्होंने म्लेच्छ कहा। वहीं पे अगर आप द्विवेदी जी की बात कीजिए, द्विवेदी जी ने क्या कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, सिर्फ एक युगीन एक 100 साल की या 50 साल की बात को लेके आप इस संपूर्ण भक्ति आंदोलन को नहीं जोड़ सकते। उन्होंने कहा कि दक्षिण में पहले ही शैव नैनार और वैष्णव अलवार, जो नैनार होते हैं वो शैव संत होते हैं, जो अलवार होते हैं वो वैष्णव संत होते हैं, तो शैव नैनार और वैष्णव अलवार रूपी जो आंदोलन है वो प्रस्फुटित हो चुका था। वही जब धीमे धीमे जब मध्यकाल में आता है तो वो बड़ा हो जाता है, विस्तार ले लेता है, लोग रिलेट करने लगते हैं। क्योंकि लोग, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस्लामिक थ्योरी को एकदम खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि लोग कहीं ना कहीं पहले से अपने धर्म को बचाने के लिए ललायित थे। जब उन्हें दक्षिण का अलवार नैनार आंदोलन मिल जाता है तो वो और विस्तृत रूप ले लेता है और वो भक्ति आंदोलन में परिणत हो जाता है। तो यहां पे जब हमने देखा तो क्या समझा कि कहीं ना कहीं यहां पे भी इन दोनों के बीच में एक हमको द्वंद्व दिखता है, एक द्वंद्व हमें दिखता है, ठीक है। एक और बात है कि क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं?
अगर आप मुझसे राय बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा बिल्कुल पूरक हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कालों का नामकरण है, अगर एक जो हम वास्तविकता में बाद में जो स्थापित नामकरण देखते हैं, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो स्थापित नामकरण मिल जाएगा। ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों को अगर एक कर दिया जाए तो हमको युगीन प्रवृत्तियां भी हम देख सकते हैं, परंपराओं को भी देख सकते हैं, हम वैज्ञानिकता को भी ले सकते हैं, हम समग्रता को भी ले सकते हैं, हम जो इस्लामिक थ्योरी है और जो अलवार नैरा थ्योरी है उसको भी जोड़ सकते हैं। तो समग्र रूप से जो सारे स्पष्टीकरण एकदम क्लियर और स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए यह कहा जाना बिल्कुल तथ्य सम्मत है कि ये दोनों, मतलब आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी, वैचारिक रूप से एक दूसरे के पूरक थे और इन दोनों का जो मिलना था वो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत बड़ा शगुन था। और इसी वजह से जो हिंदी साहित्य का इतना क्लियर कट इतिहास हम पढ़ पाते हैं। और आज तो हम हिंदी साहित्य के वैकल्पिक विषय में इस विषय को आज कितने सालों बाद डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उस समय में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम निश्चित तौर पर किया था। ठीक है, बात की जाए तो फिर ये आज का टॉपिक था। अगले में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे जुड़े और बिंदुओं पे बात करेंगे। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल विकास करके, आप स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं। हम समय समय पे इससे जुड़े जो विषय हैं उन पे बात करते जाएंगे। विषयों पे बात करते करते हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और हिंदी साहित्य की परीक्षा में आप अच्छे से मार्क्स ला सकें। 27 मई से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है। studiiq.com में जाके राइट हैंड साइड पे ऑप्शनल के सेक्शन में जाके आप हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। विकास लाइव कोड प्रयोग करना ना भूलिएगा। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका धन्यवाद। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।